हंटर एक्स हंटर नहीं, हंटर क्रॉस हंटर नहीं, हंटर मोटिवेशन कोई बात। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे लिए तो हंटर एक्स ही हंटर है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं काफ़ी वक्त से हंटर एक्स हंटर के ऊपर में वीडियो बनाने का सोच रहा था। काफ़ी वक्त से, क्योंकि मैं हंटर एक्स हंटर को कंप्लीट कर कम से कम 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन मैं एक आलसी इंसान हूँ, तो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि इसके ऊपर बनाता हूँ। एंड मैं हंटर एक्स को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, एक मास्टरपीस शोनन एनिमे। भले ही ये इसका एनिमे या फिर कह सकते हो मांगा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपने देखा है तो आपको ये बात मुझसे एग्री करते हो या फिर नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे लिए एक नंबर का मास्टरपीस वाला एनिमे है एंड आई लव इट। मैंने सोचा था ये एनिमे इतना ज़्यादा कोई खास नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली इसका मेन कैरेक्टर छोटे बच्चे थे और मैं छोटे बच्चे वाला मेन कैरेक्टर मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा खास है। लेकिन जब मैंने हंटर एक्स हंटर की देखा तो इसने मुझे गलत प्रूव किया। एंड मेन कैरेक्टर बच्चा हो या फिर बूढ़ा या फिर कह सकते हो मिडिल एज, अगर स्टोरी में दम है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिल्डिंग सब में दम है तो वो काम कर जाता है। हंटर एक्स हंटर के साथ यही है। तो इसका ऑथर और कोई नहीं है, योशिहिरो तगाशी, आई होप मैंने नाम ढंग से प्रोनाउंस किया, जिसका एक और मास्टरपीस था 90s में रिलीज हुआ था, यू यू हाकुशा। और मैंने यू यू हाकुशा के ऊपर अपने चैनल पर वीडियो बना कर रखा है। और हंटर एक्स हंटर देखने से पहले यू यू हाकुशा को देखना चाहता था कि सेम ऑथर का वर्क क्या है और किस लेवल का डिफरेंस होगा दोनों वर्क। दूसरा रीजन भी मैं देखना चाहता था कि मैंने सुना था इंटरनेट पर कि यू हाकुशा का 1-2 कैरेक्टर कह सकते हो कि सिमिलरली ड्रॉन किया, सिमिलर कह सकते हो इंस्पिरेशन की तरह हंटर एक्स हंटर में भी है, और उस कारण से भी मैंने देखने को सोचा था और वैसा ही इंस्पिरेशन वाला कैरेक्टर हमें हंटर एक्स हंटर में देखने को मिलता है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समरी से शुरू करते हैं, जहां पर हमें इस एनिमे की दुनिया में दिखाया गया है कि हंटर नाम के कुछ लोग हैं, जहां पर वो दुनिया भर में घूम कर तरह तरह के डिस्कवरी वगैरह करते हैं। और हंटर बनना इतना आसान नहीं है, उन्हें एक लेवल का कड़ी ट्रेनिंग नहीं करूँगा, एकेडमी एग्जाम देना पड़ता है, जहाँ पर वो मेंटली फिजिकली और कह सकते हो एक तरह का टेस्ट है, जहाँ पर वो जो भी पास होते हैं उन्हें दिया जाता है हंटर लाइसेंस, जहाँ पर इससे हम बहुत सारी जगहों पर भी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम इस लाइसेंस को यूज़ कर फ्री में खाना लूट सकते हैं। कह सकते हो कि ये एक लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है इस एनिमे के दुनिया में, जहाँ पर कहानी रिवल आरंभ करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट गॉन, जहाँ पर वो एक हंटर बनना चाहता है। हंटर क्यों बनना चाहता है? उसका पिताजी भी एक बढ़िया लेजेंडरी हंटर था, जहाँ पर उसके पिताजी ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर वगैरह किया था, इसीलिए गॉन अपने पिताजी से मिलना चाहता है। और गॉन अपने पिता से कभी भी नहीं मिला, बचपन में भी नहीं, वो हमें बचपन से ही अपने आंट और दादी माँ ने पाला बड़ा किया है गॉन को, तो उसका पिताजी कैसा दिखता है उसे भी नहीं पता, लेकिन वो अपने पिताजी की तरह एक बड़ा हंटर बनना चाहता है और अपने पिताजी को भी ढूंढना चाहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गॉन निकल पड़ता है हंटर एग्जाम देने के लिए, जहाँ पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे गॉन के लाइफ को आगे जाकर काफ़ी चेंज करेगा। मुझे इस एनिमे में सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा कि इसमें मेन लीड कह सकते हो मेन कास्ट में फीमेल कैरेक्टर नहीं है। एंड मुझे यही थोड़ा सा डिफरेंट लगा, क्योंकि पिछले वर्क में आप जाकर देखोगे तो ऑथर के तो वहाँ पर फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन इसमें नहीं है। साकुरा की तरह यूजलेस कैरेक्टर नहीं रखना है हमें, तो नहीं रखा। लेकिन जहाँ पर हमें आगे जाकर गॉन के कह सकते हो दोस्त या फिर इस कहानी का मेन कैरेक्टर पर होते हैं किलुआ, एक इलेक्ट्रिक बॉय। ये बंदा काफ़ी कूल है, लेकिन मुझे किलुआ से और ज़्यादा कूल लगा, नाम याद नहीं आ रहा है, अगेन मुझे नाम याद नहीं रखने का प्रॉब्लम है, येलो हेयर वाला, जहाँ पर ये बंदा कूलनेस नेक्स्ट लेवल का कूलनेस है। और यहाँ पर एक बड़ा लड़का जो चश्मे वाला, अगेन उसका भी नाम याद नहीं है, लेकिन इससे पहले इसमें एक आर्ट दिखने को मिलता है, वो था भोसड़ी के
जहां पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है एक हंटर इलेक्शन क्या कह रहा हूँ, हंटर एकेडमी में सिलेक्शन होने वाला आर्क, जहां पर हमें दिखाई जाते हैं कि उन्हें क्या क्या तरह का स्ट्रगल और फेस करने को मिलता है। पर्सनली मुझे ये आर्क थोड़ा सा मुझे स्लो लगा एक पॉइंट पर, और ऐसा ही हुआ था मेरे को यू हाकुशा देखने पर, जहाँ पर शुरुआत का कुछ छोटा मोटा आर्क दिखाई जाता है कहानी को बिल्डअप करने के लिए, वो आर्क भी मुझे वैसे ही स्लो लगा। तो मुझे सेम तरह का फील हुआ हंटर एक्स हंटर से भी। हर एक का खुद का ओपिनियन है इस आर्क को लेकर। उसके बाद बहुत सारे आर्क वगैरह भी है, लेकिन कह सकती हूँ कि इस एनिमे का मुझे दो मेरा सबसे फेवरेट आर्क है। फर्स्ट आर्क है द काइमेरा आर्क, वन ऑफ द बेस्ट आर्क इन शोनेन एनिमे हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो। और दूसरा आर्क था इसका कह सकते हो सिटी आर्क, मुझे नाम याद नहीं है, वह हमें दिखाया गया है कि ये येलो हेयर वाला बंदा का पोटेंशियल तो भाई क्या लेवल का है। इस आर्क में इस बंदे को किस तरह से बैडएस दिखाया है भाई, वो काफ़ी मज़ेदार था। जहाँ पर ये आर्क में हमें बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह और विलन्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और कह सकते हो कि मुझे काइंड ऑफ आकाश की ये याद दिलाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड का, और उनका बीच में काफी ज्यादा बड़ा कह सकते हो कि मतभेद है। और रीजन है उसका कि उसका कह सकते हो क्लैन के सभी बंदे को मारकर उनका आंख रेड कलर का क्रिम्सन वाला था, तो वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था। तो वो विलन आकर सभी लोगों को मारकर वो आंख को कह सकते हो लेकर चला गया, और कह सकते हो कि ये नॉर्मल एक टिपिकल शोनेन एनिमे की तरह ही दिखाई जाता है, लेकिन आगे हमें काफी ज्यादा डार्क भी होता है ये एनिमे। मैं उस डार्क वाले हिस्से के ऊपर बाद में बात करूंगा। फिलहाल तो कह सकते हो कि ये बंदा उस मेंबर के एक बंदे को मारने के लिए क्या क्या तरह का स्किल यूज करता है भाई साहब, वो स्किल मुझे काफी ओपी लगा। और एबिलिटी से याद आया इस एनिमे का एक तरह का खुद का पावर सिस्टम है, जहां पर इसे कहते हैं नैन, और कह सकते हो कि एक नॉर्मल टिपिकल पावर अप लेवल कह सकते हो ऐसा नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पावर सिस्टम को यूट्यूब पर जाकर देखिए। काफ़ी लोगों ने इसके पावर सिस्टम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, और काफ़ी मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और पावर सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला मेरा आउट ऑफ लीग वाला जगह है, वो उस जगह पर मैं घुसूंगा नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट को कह सकते हो कि एक तरह का घमंडी है, ऐसा सोच के चल सकते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट भले ही वो काफी ज्यादा इनोसेंट वगैरह बंदा है, लेकिन डीप डाउन हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा घमंडी है, क्योंकि वहां पर हमें एक इशू का बेस की आंख कैरेक्टर के ऊपर दिखाई जाता है, लेकिन जहां पर वो हमारे गॉन को कह सकते हो कि पूरा डिसरिस्पेक्ट हिसाब से उसे बेइज्जती करके जाता है पावर मैचिंग के हिसाब से, और गॉन काफ़ी ज़्यादा उससे चिढ़ता है भाई कहानी में आगे। और काइंड ऑफ वो एक दो जगहों पर हमें गॉन देखने को मिलता है, अपने कह सकते हो अपोनेंट को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है, भले ही उसका दोनों हाथ को गंवाना हो या फिर अपना पूरा नैन एनर्जी को पूरा निचोड़ के बाहर ले आना है, लेकिन उसे वो हरा के रहेगा। और काइंड ऑफ गॉन का कैरेक्टर हमें पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि ये इसका ऑब्वियसली इसका एनिमे और मांगा भी कंप्लीट नहीं है। तो कह सकते हो कि गॉन का बेस्ट फ्रेंड, और ये बंदा कह सकती हूँ कि एक लेवल का कूलनेस भी रखता है। मैंने इसका कह सकते हो यूट्यूब पर या फिर इंस्टा वगैरह में काफ़ी रील्स देखा था, जहाँ पर ये जाकर किसी का हार्ट निकाल दे रहे हैं सिंपली स्टाइल से। तो एनिमे भी मैं ऐसे ही जाकर सोचा था, लेकिन जिस तरह का हमें इसका कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलता है एनिमे में, मैंने सोचा था कि ये बंदा काफ़ी कूल बैडएस ही हो गया इतना सारा शॉर्ट्स में देखने के बाद, लेकिन इसका कैरेक्टर इतना डार्क पास्ट पर जाता है। कह सकते हो कि काइंड ऑफ आगे जाकर वो उस कैरेक्टर को अच्छा तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट वेल शेप भी देते हैं। अगर आप इस कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही फोकस करेंगे, जैसे कि इसका बैटल वगैरह में, और आपका ऑथर का कह सकते हो कि क्या अटेंशन डिटेल टू अटेंशन है फाइट में आपको देखने को मिलता है। भले इसका फाइट कह सकते हो कि दूसरे शोनेन एनिमे में पूरा तरह से ऑन बैटल, जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जाकर मारपीट या फिर साइड कैरेक्टर पूरा मारपीट ही करता है, ऐसा
ज़्यादा ना दिखाते हुए कह सकते हो कि वो थोड़ा सा ये एनिमे उस तरह का टेक भी लेता है, लेकिन टेक लेने से पहले हर एक कैरेक्टर जब बैटल में जाते हैं तो वो कैरेक्टर सभी जाकर अंधाधुंध लड़ते, वो अपने दिमाग में बैटल टैक्टिक वगैरह को यूज़ करते हैं। एंड उस बैटल टैक्टिक में हमें ऑथर का क्लियरली नेक्स्ट लेवल का कह सकते हो कि क्रिएटिविटी देखने को मिलता है, जहाँ पर यू हाकुशा में कह सकते हो प्रोटैगनिस्ट जाकर हाथ पैर मारता था, लेकिन चौथा कैरेक्टर था लुकर, अगेन सॉरी फोटो चिपका दूंगा देख लेना। ये कैरेक्टर से मुझे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उम्मीद था, लेकिन क्योंकि इस कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी चिढ़ता था ये बंदा, और बंदे का ड्रीम था कि हंटर बनकर वो पेशवा से काफ़ी बड़ा ऐश करेगा, लड़की वगैरह ऐसा किया देखा था। लेकिन ये सोच रहा, मुझे पता है कि इसका कोई सैड बैकग्राउंड होगा तो हमें आगे भी पता चलता है, लेकिन मैं इस कैरेक्टर से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता था कि ये कैरेक्टर का एक बड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह देखने को मिलेगा दूसरे कैरेक्टर से, लेकिन एनिमे में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जितना भी दिखाया है इस कैरेक्टर के ऊपर। फर्स्ट ये बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, और इस एनिमे की दुनिया में एक डॉक्टर बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली अगर आप नेन यूज़ करते हैं। तो मैं इस एनिमे का कैरेक्टर कह सकते हो कि ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इतना ज़्यादा शाइन होने का मौका नहीं दिया है दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करें तो। हाँ, इलेक्शन आर्क में कह सकते हो इस एनिमे का एंडिंग आर्क में, जहाँ पर हमें इस कैरेक्टर को कह सकते हो कि ये कैरेक्टर अचानक के ऊपर फोकस किया है, और फोकस से मेरे हिसाब से ये इलेक्शन आर्क में हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए जीत लेता है, लेकिन ये बनता नहीं है भाई। मेरे लिए काफ़ी ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि इस कैरेक्टर का गोल कोई हंटर प्रेसिडेंट वगैरह बनना नहीं है, इसका गोल है एक डॉक्टर बनना, और क्लियरली हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस कैरेक्टर को पावरफुल बनाता तो अच्छा होता भाई, क्योंकि बाकी के 3 मेंबर को काफ़ी ज़्यादा ओपी एबिलिटी वगैरह है, लेकिन इसे लड़ाई में इतना ज़्यादा शाइन होते हुए मैंने नहीं देखा है। मैंने वीडियो में अभी कहा था कि ये एनिमे एक नॉर्मल टिपिकल शोनेन नहीं है, आगे जाकर काफ़ी डार्क वगैरह भी होता है। वो ही इसका एक मूवमेंट था काइमेरा वाला आर्क, जहाँ पर हमें काफ़ी जगहों पर हिंट दिया है कि ये एनिमे थोड़ा सा डार्क होगा। डार्क हमें प्रूव करता है कि ये एनिमे कोई टिपिकल हंसता खिलता नहीं है, जहाँ पर छोटे बच्चे प्रोटैगनिस्ट हो तो या कह सकते हो कि हंसता खेलना वाला नहीं है। ये एनिमे काफ़ी डार्क हो सकता है। यू यू हाकुशा में भी हमें देखने को मिला था 1-2 जगह पर थोड़ा डार्क टोन, लेकिन वो एनिमे इतना ज़्यादा डार्क घुसता नहीं, कह सकते हो रिटर्न पर ये एनिमे पूरा घुस लेता है। ये आर्क में होना ही था, क्योंकि इसमें जो एक विलन आता है, कह सकते हो उसका नाम मुझे किंग नाम से याद है, दूसरा नाम था वो नाम मुझे अगेन याद नहीं है। ये विलन जब हमें दिखाता है तो कह सकते हो प्योर इविल की तरह दिखाता है, और मैं इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, मैं फ़ैन हो गया था, क्योंकि इसका कोई मोटिवेशन या फिर कोई सोसाइटी से वगैरह से कह सकते हो कि विलन नहीं बना है, ये पैदा ही होते हुए बना है, और ये इसका नाम किंग रखा गया था, और क्योंकि ये ऊपर राज करने के हिसाब से ही पैदा किया था इस कैरेक्टर को। और हमें इस कैरेक्टर को कितना प्योर होते इवल, कितना प्योर इवल है हमें ये दिखाया है, लेकिन इस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है आगे जाकर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द होल सीरीज। बड़ा स्पॉइलर देना चाहता हूँ, तो ये बंदा आगे जाकर मरता है, लेकिन मरते वक्त एक तरह का कह सकती हो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अच्छा आदमी तरह मरता है, जनरली एक अच्छा आदमी की तरह। वो आदमी नहीं है, किसी तरह का एंट क्रीचर वगैरह था, भले कुछ भी हो, लेकिन ये मरता है। तो आई नो, मुझे स्पॉइलर के हिसाब से मुझे पता था कि ये आगे जाकर मरेगा, लेकिन ये जब ये मरता है तो मैं रो पड़ा था। और रात के 11:30 बजे थे और मैं इसे देख रहा था ये वाला एपिसोड, और मैं रो पड़ा था। और कमेंट सेक्शन में भी बताइए अगर आपने इस कैरेक्टर को मरते हुए देखते वक्त आपके आंखों से आंसू आया कि नहीं। क्योंकि कैरेक्टर की तो हो गई बात, और इसका एनिमेशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका 2 वर्जन है, एक 90s का वर्जन, एक 2011 का वर्जन, जहाँ पर इसे कह सकते हो कि प्रोड्यूस या फिर बनाया है मैड हाउस।
मैड हाउस वही जिसने क्रिएट किया था वन पंच मैन का सीजन 1, डेथ नोट और काफ़ी सारे बड़े आईपी वाले टाइटल एनिमे में, और इसका एनिमेशन हर एपिसोड में बढ़िया है। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।